हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री से चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के दूसरा भाग। गृह स्थापत्य कला क्या था। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन है। आवासीय भवन मतलब लोगों के रहने के लिए घर। यहाँ के आवास में क्या था, एक आंगन और चारों ओर से कमरे बने होते थे। आंगन किस लिए यूज होता था? खाना बनाने और कटाई के काम में आता था आंगन का यूज। और एकांतता, प्राइवेसी का ध्यान भी रखा जाता था। भूमि तल ग्राउंड लेवल पे बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को देख नहीं सकता था। हर घर में अपना एक स्नान घर होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था। स्नान घर का पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सके। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या 700 थी। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पे आधारित होती थी, जिसमें शौचालय, स्नानघर, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अलावा भी कमरे मिले हैं। इसके अलावा भी कमरे होते थे। मजबूती के लिए नींव का निर्माण किया जाता था। सड़कों के किनारे मकान बने होते थे, जिससे सुविधा यह होती थी कि हवा, सफाई, प्रकाश की व्यवस्था हो जाती थी। मकान जो होता था वो जमीन से ऊंचाई पे बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग के अपेक्षा गली की ओर खुलते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से सुरक्षित रहे। सड़कों के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में चौड़ी चौड़ी दूर दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे, जिससे गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं होती थी। इन विभिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार ने कई तरीकों का प्रयोग किया है, जिसमें इन तरीकों में से एक है सावधान का अध्ययन। सावधान का मतलब होता है अंतिम संस्कार विधि। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से अलग है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफना दिए जाते थे। शायद यह लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हों या यह सोचकर दफनाते हैं कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण इत्यादि भी मिले हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। इसे देखकर लगता था कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास करते थे। सामाजिक विभिन्नता को पहचानने का एक और तरीका है उपयोगी और विलास की वस्तुओं का अध्ययन। उपयोगी वस्तुएं वह होती है जो रोजमर्रा के यूज में उपयोग में लाई जाती है, जैसे चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, सुई इत्यादि। यह वस्तु है पत्थर या मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थ से बनाई जाती थी, या बस्तियां सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध थी। ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, जो महंगी तथा दुर्लभ हो, ऐसी वस्तुओं को पुरातत्वविद कीमती मानते हैं। जैसे फ्यांस के पात्र। फ्यांस के पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, क्योंकि घिसी रेत प्लस रंग प्लस चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया जाता था। ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थ से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिले हैं। छोटी बस्तियों में यह बहुत ही कम मिलती है। सोना भी दुर्लभता आज के जैसे ही महंगा रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जो अभी के वर्तमान स्थिति में कहाँ पे है, जिसमें लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान, नागेश्वर गुजरात, धोलीबीरा गुजरात में है, चुहंदड़ो पाकिस्तान में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, कोटदी जी पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है।
सुरकोटदा गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मांडा कश्मीर में है, सुखटा गेडोर पाकिस्तान में है। चुहंदड़ो नामक स्थान जो वर्तमान में अभी के समय में पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अब शिल्प कार्य में क्या होता था, मनके बनाए जाते थे, शंख की कटाई होती थी और धातु का निर्माण होता था, धातु मुहर का निर्माण होता था और बाट बनाए जाते थे। हड़पाई जो थे वो कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के भी अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पाई सभ्यता के महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। उसमें जो मनके बनते थे उसमें कौन कौन से पदार्थ लगाए जाते थे, इसमें एक है कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का होता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, शैलखंडी इसको कहते हैं। धातु में मनके बनाने के लिए धातु का प्रयोग होता था, सोना, तांबा, कांसा इत्यादि। और चौथा था शंख भी मनके बनाने के निर्माण में उपयोग होता था, जिसको फयांस या पक्की मिट्टी भी कहा जाता है। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। ये मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित आदि के आकार के हो सकते हैं। इस पे चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता था। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था। इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव किया जाता था। शैलखंडी एक मुलायम पत्थर था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें शैलखंडी के चूर्ण को सांचे में ढालकर बनाया गया था। इससे विभिन्न आकार के मनके बनाए जा सकते थे। कार्नेलियन का रंग लाल पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता था। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से यह पूरा होता था। लोथल, चुहंदड़ो, धौलावीर से छेद करने के उपकरण मिले हैं। यहाँ शंख की वस्तु, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पिचकारी बनाई जाती थी। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरे बस्तियों तक ले जाया जाता था। जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन काम होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट भी मिला है। इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते थे इन स्थानों में शिल्प उत्पादन का काम होता था। पुरातत्वविद सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग किया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। इनसे निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिया जाता था। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार के वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन जो अति सूक्ष्म थे, बहुत छोटे होते थे पत्थर, उनके टुकड़ों को उपयोग में नहीं लाया जा पाता था, जिसके कारण उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। पुरातत्वविदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, जैसे मिट्टी दूर से लाई जाने वाली वस्तु जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिल जाता था। अफगानिस्तान से सोतुघई से नीले रंग का लार्ज वड मणि मिलता था। लोथल से कार्नेलियन,
पत्थर मिलता था और सेलखंडी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से मिलता था। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा, दक्षिण भारत से सोना। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोज से ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से लाया जाता था। ओमान के तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, ओमान से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया के लेख में मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। लंबी दूरी से संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मुहर, बाट तथा मनके मिले हैं। मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी से संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। उदाहरण के लिए किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था। उसके मुख पर थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी को जमा करके उस पर मुहर से दबाया जाता था, जिससे उस गिल्ली मिट्टी पर मुहर की छाप पड़ जाती थी। यदि थैला अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले उस पर बने मुहर के निशान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो इसका अर्थ था कि थैले से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मुद्रांकन से प्रेषण की पहचान का पता लगता है। हड़प्पाई लिपि चित्रितात्मक लिपि थी। इस लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 बीच की है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि इसलिए कहलाती है क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। वाट चर्क नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी होते थे। यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे। इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के शासन था, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा, उन्होंने जटिल फैसले लिए और उसको लागू भी किया, क्योंकि हड़प्पा की पुरावस्तुओं में एकरूपता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए मुहर, बाट, बनके, ईंट अलग अलग स्थानों से मिली है, लेकिन सब पर एकरूपता दिखाई देती है। संभवतः ईंट का उत्पादन केवल एक केंद्र पर नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता थी। फिर भी जम्मू, गुजरात, पाकिस्तान अधिकतर स्थानों पर एक ही आकार के ईंट प्राप्त हुई है। हड़प्पाई शासकों को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद है। प्रसाद तथा शासक। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई, लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया, लेकिन इसके भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति समान थी। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं थे, बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि अलग अलग राजा होते थे। कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्रफल होने के बाद भी अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों से एक जैसी पूरा वस्तुओं का मिलना, नियोजित बस्ती के साक्ष्य और ईंटों के समान आकार इत्यादि। धार्मिक मान्यता। आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है। इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। विशाल स्नानघर तथा काली बंगन और लोथल से मिली। वेदियां तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। कुछ मोहर पर एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बिठाकर दिखाया गया है। कभी कभी इन्हें जानवरों के साथ घिरा हुआ दर्शाया गया है। संभवतः यह शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे होंगे। पत्थर के शंकु आकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3
श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता की तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उसके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बाढ़ का आना, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, भूकंप के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, आर्यों का आक्रमण या वनों की कटाई। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी तक विवादित है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिसके यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम लुप्त नहीं हुई। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण प्राकृतिक जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों से उत्पन्न हुई, जिसके कारण अधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण बर्सन प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना गया है।